हो सकता है, लेकिन मेरी इसकी मुलाकात रोशनी में आज अस्पताल ही में हुई थी। इसके दो साथी और भी हैं, शहराज और रॉड्रिक, लेकिन रहमान ने इन दोनों को फार्म हाउस की रेड के बाद हिरासत में ले लिया है और फार्म हाउस के पीछे किसका हाथ काम कर रहा है इसका अंदाज़ा तुम्हें भी है। ऐसी सूरत में इस उस्ताद रिजवी और तुम्हारी मुलाकात के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम कल रात तंजीम के सरबराही के किसी काम से मगरिबी घाट जा रहे थे कि रास्ते में कस्टम के अमले से मुठभेड़ हो गई और वहाँ से उस्ताद रिजवी ही ने तुम्हें अस्पताल में दाखिल कराया। इसका जहन शैतान से भी ज़्यादा तेज़ काम करने का आदी है। मुमकिन है कि आपका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान से इसकी तस्दीक नहीं करोगे। क्यों? मैडम के लहजे में शिकवा था। राजदारी हमारे पेशे का पहला असूल है, रहमत अली ने खिला में घूरते हुए कहा। फिर बोला कि आपने अभी तक तंजीम के सरबराह के सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद कर रखी है, जबकि इसी के इशारे पर आपने जाहिद खान के हिट तबाह किए और इसके 2 मुहाफिजों को मौत के घाट उतारा था। अभी मुझे इसके बारे में सिर्फ शुबा है। मैडम बरलास ने इस बार किसी ख़तरनाक नागिन की तरह फंकारते हुए कहा। जिस दिन यकीन आ गया वो दिन इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या आप एक दोस्त होने के नाते अपने शुबे का इजहार भी नहीं कर सकती? रहमत अली के लहजे में दोस्ती के हवाले से एक हल्का सा तंज भी शामिल था। दोस्त हूँ इसलिए मैंने अपनी ज़ुबान अभी तक बंद कर रखी है। कोई ख़ास वजह? हाँ, मैडम का अंदाज़ जज्बाती होगा। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी अपनी सांसों से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन अब शायद इसका वक्त करीब आ गया है। जानते हो इसने मुझसे क्या कहा है? सेठ जवाहिर वाला और शहबाज के मरने के बाद अब वो मेरी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। मेरे साथ मिलकर वो जाहिद खान को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहा है। क्या आपने इसकी पेशकश कबूल कर ली है? नहीं, मैंने सिर्फ एक शर्त रखी है, मैडम बरलास ने कहा। किसी समझौते के होने से पहले इसे अपने चेहरे का नकाब उलटना होगा। क्या इसने ये शर्त मंजूर कर ली है? रहमत अली ने तेज़ी से पूछा। नहीं, मैडम ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। शायद वो अभी तक इस गलत फहमी में मुब्तला है कि मैं अब भी इसके इशारों पर नाचने पर मजबूर हो जाऊंगी। एक सवाल कर सकता हूँ? रहमत अली ने अचानक अपने जहन में उभरने वाले एक ख्याल की तस्दीक के पेश नज़र संजीदगी से कहा। पूछो। एक रोज़ आपने डॉक्टर नादिर के क्लिनिक पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, इसकी वजह क्या थी? मैडम बरलास ने कुछ जवाब देना चाहा, लेकिन ठीक इसी वक्त अस्पताल के डॉक्टर ने कमरे में कदम रखा और मैडम बरलास ने सख्ती से होंठ भींच लिए। इसकी मेहरबान नज़रें बदस्तूर रहमत अली के चेहरे पर मंडला रही थी। सीकिंग पर जाहिद खान और जमान खान के कदम रखते ही अमले के तमाम अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। वो पूरी तरह मुसल्ले थे, लेकिन जाहिद खान की आमद ने इनके जोशो खरोश को दोबाला कर दिया था। जाहिद खान कुछ देर तक अरशे पर खड़ा अपने कारिंदों से बात करता रहा, फिर जमान खान और दूसरे साथियों के साथ अपने कैबिन में आ गया, जहाँ आराम व आराइश की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। जाहिद खान इस वक्त खिलाफ तवक्का बहुत खुश नज़र आ रहा था, लेकिन जमान खान के चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो किसी गहरी सोच में गर्क है। खान हैबत खान ने जाहिद खान को देखते हुए कहा, आज आपके आ जाने से हमारी खुशी दोबाला हो गई है। ये फेरा हमारे लिए एक यादगार साबित होगा। 15-20 करोड़ का फेरा मामूली नहीं होता, इसलिए मैंने खुद हिस्सा लेने की ज़रूरत महसूस की है। जाहिद खान ने मूँछों पर ताव देते हुए दबंग लहजे में कहा। फिर बोला, सुनहरी टिक्कियों की हिफाजत का क्या बंदोबस्त किया गया है? आप मुतमईन रहें खान, हमने इसे आप ही के इशारे पर इस तरह महफूज कर रखा है कि कस्टम वाले बदशुगरी की बात मत करो। जाहिद खान ने तेज़ी से कहा, लॉन्च पर मेरी मौजूदगी के बाद किसी को हमारे करीब आने की हिम्मत नहीं होगी। हम इस वक्त साहिल से कितनी दूर होंगे? जमान खान ने सवाल किया। तकरीबन 15 मील। अपने आदमियों को चौकस ही रखना ताकि हम तमाम हालात से निमट सकें, जमान खान संजीदगी से बोला। ये हमारे पेशे का पहला असूल है जनाब, हैबत खान ने जवाब दिया। वक़्त पड़ने पर हम मौत की आंखों में आंखें डालकर कहका लगाने के आदी हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई भी बड़े खान के माल की तरफ नज़र उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं कर सकता। शाबाश, जाहिद खान ने मुस्कुराकर हौसला अफजाई की। मुझे अपने अमले से इसी बात की उम्मीद थी। बाहर की क्या पोजीशन है? जमान खान ने दरियाफ्त किया। अभी तक तो मैदान साफ़ ही नज़र आ रहा है, इसके बावजूद हर किस्म की एहतियात शर्त है। आप फिक्र न करें जनाब, हमारे आदमी जानते हैं कि इन्हें किस वक्त क्या कदम उठाना है। हैबत खान ने कहा, फिर बड़े खान की तरफ देखकर बोला, अगर इजाज़त हो तो कुछ चाय पानी का इंतज़ाम किया जाए। इस खुशी में आज आप पहली बार हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। अभी नहीं, मैं कुछ देर आराम करूँगा। हैबत खान के लिए इशारा ही काफ़ी था। जाहिद खान का जवाब सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ। तुमने माल कहाँ वसूल किया था? जमान खान ने तेज़ी से सवाल किया। खुले समंदर में, यही तरीका पहले से तय हुआ था। ठीक है, जमान खान ने कुछ सोचते हुए मुख्तसरन जवाब दिया था। खैरियत तो है? हैबत खान के जाने के बाद जाहिद खान ने कहा, तुम आज खिलाफ तवक्का कुछ ज़्यादा ही संजीदा नजर आ रहे हो।
मेरा ख्याल अब यही है कि हमने सीकिंग पर बनफ़से नफीस आकर किसी दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। ज़मान खान ने गहरी संजीदगी से कहा, माल के साथ हमारी मौजूदगी हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटों का सबब बन सकती है। किससे खाइफ हो? जाहिद खान ने लापरवाही से पूछा। ख़तरे आवाज़ देकर पेश नहीं आते। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं ख़तरों से बचने की खातिर हमेशा लालची कुत्तों को इनकी भूख से ज़्यादा खुराक कबल अज़ वक़्त ही फराहम कर देता हूँ और वो दुम हिलाते हुए हमारे रास्तों से कतरा कर गुजर जाते हैं। 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। ज़मान खान ने बदस्तूर संजीदगी से कहा, कोई कुत्ता हमें डबल क्रॉस भी कर सकता है और ख़ुद 1 के 2 बनाने के बावजूद कानून की निगाहों में काबिल एहतराम ही रहेगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, जाहिद खान ने मगरूर अंदाज में कहा। कुत्ते अच्छी तरह जानते हैं कि शेर से मुकाबले की सूरत में इनका अंजाम किस कदर भयानक साबित हो सकता है। मैं खान की बात से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल यही है कि हम साहिल पर दूर दूर रहकर अपने सामान की बेहतर तौर पर देखभाल कर सकते हैं। ज़मान खान दबी ज़ुबान में बोला, आग और पेट्रोल का साथ कभी कभी ख़तरनाक भी हो जाता है। किस बात से खाइफ हो? इन नादीदा हालात से जो अचानक रोनुमा होकर बड़े बड़े दानिश्वरों को भी शुशुत कर देते हैं। मैं समझा नहीं। कानून के निगहबानों से ज़्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती, ज़मान खान ने कहा। आज भी अपनी इस राय पर कायम हूँ कि हमने चीना और वाजिद को DIG के ज़रिए कानून के हवाले करके अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया। क्या हम एक बेकार बहस में अपना वक़्त ज़ाया नहीं कर रहे? इस बार जाहिद खान के लहजे में नागवारी का एहसास भी झलक रहा था। ज़मान खान ने इसके लहजे की तलखी महसूस करते हुए बड़ी खूबसूरती से गुफ्तगू का रुख बदल दिया। मुझे यकीन है कि जवाहिर वाला और शहबाज के रास्ते से हट जाने के बाद अब खलीज के कारोबारी लोग हमसे ही राब्ता करेंगे। अभी हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बाकी है, जाहिद खान ने कहा। पुरस्कार तंजीम का सरबराह जो अभी तक बुज़दिलों की तरह मुंह छुपाए हुए है। इसके अलावा मैडम बर्लास भी मौजूद है। वो औरत जात है, इसे नुकसान पहुंचाना और बात है, लेकिन जान से मार देना मेरी फितरत के ख़िलाफ़ है। खासी देर तक इनके दरमियान इसी किस्म की बातचीत होती रही। ज़मान खान सीकिंग के इस बड़े फेरे पर बहुत खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक ही इसकी खुशी का फुआरा उड़ गया। रात के सन्नाटे में समंदर की लहरों के शोर के साथ साथ गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ों ने माहौल को यकलख्त असरअंदाज कर दिया था। जाहिद खान ने वजाहत तलब नज़रों से ज़मान खान की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि ज़मान खान को जवाब देता हैबत खान भागता हुआ कैबिन में दाखिल हुआ। खान, बहरिया की 2 गन बोट्स ने सीकिंग को घेर लिया है, वो हमें रुकने का इशारा कर रहे हैं, हैबत खान ने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा। उन्होंने हमें हिरासा करने की खातिर फायरिंग भी कर दी है। हमारी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन क्या? जाहिद खान ने किसी ज़ख्मी दरिंदे की मानित बल खाते हुए तेज़ी से सवाल किया। मेरा ख्याल है कि किसी न किसी ने हमारी मुखबरी कर दी है। वो पूरी तरह लेस होकर आए हैं, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गोलियों की ज़ुबान में जवाब देने में हमारी पोजीशन क्या होगी? जाहिद खान ने होंठ काटते हुए पूछा। वो रॉकेट मार कर सीकिंग को रुकने पर मजबूर कर सकते हैं और तबाह भी कर सकते हैं। जाहिद खान जवाब देने के बजाय ज़मान खान के साथ तेज़ी से कैबिन से निकल कर अरशे पर आ गया, जहाँ इसके आदमी पोजीशन संभाले जवाबी फायरिंग में मसरूफ़ थे। बहरिया की गन बोट से फायरिंग के साथ साथ बार बार सुरख रोशनी का सिग्नल भी दिया जा रहा था। यह इस बात की वार्निंग थी कि अगर सीकिंग को ना रोका गया और फायरिंग बंद न की गई तो वो इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं। अब क्या हुक्म है खान? हैबत खान ने खौफज़दा अंदाज में पूछा, लेकिन जाहिद खान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसकी खूनखार नज़रें बड़ी सूरत से अतराफ़ का जायज़ा ले रही थीं। बज़ाहिर बचाव का कोई भी रास्ता नहीं था। जाहिद खान की हालत इस दरिंदे से मुख्तलिफ नहीं थी जो पूरी तरह से शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस गया। फरार के रास्ते मसदूद हो चुके थे। मुकाबला करने की सूरत में इसके कारिंदों के जानी नुकसान का एहतमाल था। हथियार डाल देने के नतीजे में इसे करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता और सोने की स्मगलिंग करने के जुर्म में इसकी बनी बनाई साख भी ख़राब हो सकती। इसे इस वक्त बड़ी शिद्दत से ज़मान खान की बातें याद आ रही थी। इसने सीकिंग पर बनफ़से नफीस आकर दूर अंदेशी का सबूत नहीं दिया था। दूर रहने की सूरत में वो अपने बचाव की कोशिश ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकता था, लेकिन स्मगलिंग के सामान के समेत पकड़े जाने की सूरत में इसकी पोजीशन यकीनी तौर पर ख़राब हो सकती थी। बात अगर कस्टम या कोस्ट गार्ड की हद तक महदूद रहती तो वह अपने असर रसूख इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन बहरिया की गन बोट्स की मौजूदगी बता रही थी कि किसी ने इनके खिलाफ पक्की मुखबरी की है, जिसके नतीजे में बहरिया को हरकत में लाया गया। शिकारियों का जाल बहुत मजबूत था और जाहिद खान का जहन बड़ी तेज़ी से ख़ुद को इस जाल से बचाने के बारे में गौर कर रहा था। वो अभी तक किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। चुनांचे गोलियों की तड़तड़ाहट का सिलसिला जारी रहा। फिर बहरिया की एक गन बोट से लाउड स्पीकर के ज़रिए कहा गया,
हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, फायरिंग बंद करके ख़ुद को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। हम चाहें तो पल भर में तुम्हें लॉन्च समेत समंदर बुर्द भी कर सकते हैं। खान, हैबत खान ने खौफज़दा लहजे में कहा, आपने क्या फ़ैसला किया? हम पूरी तरह नरगे में घिर चुके हैं। ज़मान खान बोला, बचाव की कोई सूरत नहीं रह गई। मेरा ख्याल है कि हम सुनहरी टिक्कियों की पेटियां समंदर में फेंक दे। हैबत खान ने तजवीज़ पेश की। ये दूसरी हमाकत होगी। ज़मान खान ने संजीदगी से कहा, बहरिया के गोताखोरों के लिए इन पेटियों का बरामद करना मुश्किल नहीं होगा। फिर और क्या किया जा सकता है? हैबत खान के लहजे से मायूसी टपक रही थी। हम ज़्यादा देर तक मुकाबला जारी नहीं रख सकते। 2 मिनट बाद गन बोर्ड से दूसरा ऐलान नशर किया गया। जाहिद खान, हम तुम्हें दूसरी वार्निंग दे रहे हैं, हथियार डाल दो, वरना तीसरी वार्निंग के बाद तुम्हें जिस भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि तुम सीकिंग पर मौजूद हो। इस मरतबा जाहिद खान का नाम लेकर वार्निंग दी गई, इसलिए इसके चेहरे की दरिंदगी दो चंद हो गई। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, वो ज़मान खान बोला। किसी ने हमारे साथ गद्दारी किया और मुझे यकीन है कि वो हमारे ही ग्रोह का कोई आदमी है। कौन हो सकता है? ज़मान खान ने दरियाफ्त किया। तुम इस खूबसूरत और जहरीली नागन को क्यों फरामोश कर रहे हो जो मैडम बल्लास की सेक्रेटरी है? जाहिद खान ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं समझा नहीं। मोनिका का इस मामले से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? इस मामले से न सही, लेकिन इसका ताल्लुक़ हमारे एक कारिंदे से ज़रूर है, और ज़र, जन और ज़मीन की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसी सूरत में तो इस मुखबरी की पुश्त पर मैडम बल्लास का हाथ भी हो सकता है। ज़मान खान ने कहा, हाँ मुमकिन है। इसने इंतकाम लेने की खातिर मुझे रंगे हाथों गिरफ्तार कराने की कोशिश की हो। जाहिद खान दांत पीसते हुए बोला, बहरिया की गन बोट्स की मौजूदगी का मतलब यही है कि किसी ने अपने खासे ऊंचे असर व रसूख का इस्तेमाल किया है। हमें फौरी तौर पर कोई फ़ैसला करना होगा। हैबत खान ने घबराए अंदाज में कहा। दूसरी तरफ से तीसरी वार्निंग किसी वक्त भी दी जा सकती है और इसके बाद ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। हम आखिरी सांसों तक मुकाबला जारी रखेंगे। हमारा ये अमल खुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा। ज़मान खान ने समझाने की कोशिश की। वो तो ठीक है खान, लेकिन बको मत। जाहिद खान ने हैबत खान से हकारत से कहा, तुमने कहा था कि वक़्त पड़ने पर तुम्हारे आदमी मौत की आंखों में आंखें डालकर कहका लगाने के आदी हैं। अब लगाओ कहकहे। जाहिद खान किसी ज़ख्मी दरिंदे के अंदाज में झपटा और इसने हैबत खान के हाथ से खुदकार राइफ़ल छीन ली। मैं पठान हूँ, वो छाती ठोंक कर बोला, और पठान पुश्त पर गोली खाने का आदी नहीं होता। ज़मान खान ने इसे इसके इरादे से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन जाहिद खान ने गन बोट्स की सिमत फायरिंग शुरू कर दी। सीकिंग के अमले के बाकी अफराद भी गोलियां चला रहे थे, लेकिन मुकाबले का ये सिलसिला ज़्यादा देर जारी न रह सका। गन बोट से तीसरी वार्निंग नशर की गई और फिर इसके 2 मिनट बाद ही ऐसा लगा जैसे सीकिंग की हैसियत किसी हकीर तिनके से ज़्यादा नहीं थी। फ़िज़ा में एक हवलनाक धमाके की आवाज़ गूंजी, फिर इसके साथ ही सीकिंग 2 टुकड़ों में मुनक़सिम हो गया। समंदर के शोर के साथ अब डूबते हुए लोगों की चीखों की आवाज़ें भी दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। सीकिंग की तबाही, जाहिद खान की मौत और करोड़ों रुपए के सोने की स्मगलिंग की गर्मा गर्म खबरों ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया था। अखबारों ने इन तमाम खबरों को शायद सुर्खियों के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया था और इसके साथ एसपी रहमान की तारीफ़ में भी ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाए थे, जिनकी इतला पर बहरिया की गन बोट्स ने नाजायज़ तिजारत और इसमें मुलव्वस अफराद का किला कमा किया था। इन खबरों ने पुलिस की बिगड़ती हुई साख को बहुत संभाला दिया था। IG ने इस बड़े केस की तफसील बताने की खातिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें यह भी बताया गया कि आला हुक्काम की जानिब से एसपी रहमान को फौरी तरक्की, तारीफ़ी असनाद और इनाम कराम से भी नवाजा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों की वजाहत भी अखबारी नुमाइंदों की जानिब से तलब की गई। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या पुलिस को जाहिद खान साहब के बारे में पहले से शुबा था कि वो स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलव्वस थे? जी नहीं, IG ने मुख्तात लहजे में जवाब दिया, हमें पहले से इस बात का इल्म नहीं था। अलबत्ता इस बात का शुबा ज़रूर था कि करोड़ों रुपए के सोने की स्मगलिंग में किसी न किसी बड़े और साहिब हैसियत शख्स का हाथ किसी न किसी जाविये से ज़रूर शामिल है। सोने की मालियत का क्या तखमीना लगाया गया? मुकामी मंडी में इसकी मालियत 30 करोड़ से किसी तरह कम नहीं हो सकती। IG ने संजीदगी से कहा, सी किंग नामी मोटर लॉन्च किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी? कागजात में दर्ज तफसील के एतबार से वो ज़मान खान की मलकियत थी। क्या एसपी रहमान साहब को ज़ाती तौर पर सी किंग के नाजायज़ तिजारत में मुलव्वस होने की इत्तला थी, या इतना बड़ा केस
किसी ख़ास शख्स की मुखबरी पर पकड़ा गया। इस केस की कामयाबी में मिस्टर रहमान की ज़ाती दिलचस्पी के अलावा एक मुखबर का भी हाथ है, जिसने बरवक्त इत्तला देकर हमारी कोशिशों को बाआवर करने में मदद दी। क्या आप मुखबर का नाम बताना पसंद करेंगे? सॉरी, आईजी ने संजीदगी से कहा, मुखबर का नाम मंजर आम पर लाना हमारे असूल के ख़िलाफ़ है। इस ऑपरेशन में ख़ास तौर पर बहरिया की गन बोट्स को क्यों इस्तेमाल किया गया, जबकि दूसरी एजेंसियों से भी मदद ली जा सकती थी? मुखबर की इत्तला के मुताबिक इस बात के रोशन इम्कान थे कि हमारे ऑपरेशन को हर कीमत पर नाकाम बनाने की कोशिश की जाएगी। गोया आपको पहले से अंदाज़ा था कि इस ऑपरेशन में आपका वास्ता किसी ऐसे शख्स से होगा जो अगर बच जाता तो पुलिस के लिए अपने असर रसूख के ज़रिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता था, और इसीलिए सी किंग को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ये ख्याल गलत है, आईजी ने संभल कर जवाब दिया। बहरिया की गन बोट्स और सी किंग के हमले के दरमियान खासी देर तक फायरिंग का मुकाबला जारी रहा। गन बोट्स से 3 बार इस बात की वार्निंग भी दी गई कि अगर फायरिंग का सिलसिला बंद न किया गया तो सी किंग को भारी नुकसान माली और जानी पहुँचाया जाएगा, और तीसरी वार्निंग के बाद ही बहरिया के तजुर्बेकार अमले ने इंतहाई इक़दाम किया था। क्या इस ऑपरेशन में कुछ अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में आई? जी हाँ, कुछ लोग पुलिस की तहवील में हैं और इनसे पूछगछ का सिलसिला जारी है। जाहिद खान के बारे में आप क्या फरमाएंगे? एक सहाफ़ी ने पूछा। क्या आप इन पर स्मगलर होने का शुबा कर रहे थे? जी नहीं, आईजी ने तेज़ी से कहा। समंदर से इनकी लाश बरामद होने के बाद ही हमें इस बात का इल्म हुआ था कि वो भी इस गंदे कारोबार में ना सिर्फ ये कि मुलव्वस थे बल्कि इसकी पुश्त पनाही भी कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद आईजी और पुलिस के दूसरे आला अहदेदारों ने एसपी रहमान को इनके गरां कदर कारनामे पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर इंस्पेक्टर जैदी भी मौजूद थे। वो रहमान साहब के हमरा पेश थे। आला अफसरान की मौजूदगी में एसपी रहमान ने ख़ुद को बहुत लिए दिए रखा था, लेकिन वापसी के वक्त वो किसी गहरी सोच में गर्क था। सी किंग और जाहिद खान जैसे आदमी पर हाथ डालना इसके बस की बात नहीं थी, इसलिए कि जाहिद खान DIG के वाकिफ़कारों में से था। इसके अलावा सोने की स्मगलिंग और जाहिद खान के बनफसे नफीस सी किंग पर मौजूद होने की इतला रहमान साहब को फ़ोन पर किसी औरत ने दी थी, और इस तफसार के बावजूद अपना नाम बताने से गुरेज किया था। लेकिन ये ज़रूर कहा था कि वो भी इसी ग्रोह से ताल्लुक़ रखती है और किसी ज़ाती पुरखाश की बिना पर वो ग्रोह के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की ख्वाह है। एसपी रहमान ने इसकी इतला के मिलने के बाद बहुत गौर खोज किया था, फिर वो अंधा जुआ खेलने पर आमादा हो गया। इसने इस सिलसिले में बराह रास्त IG से रब्ता कायम किया और मुखबरी की रोशनी में इस बात की दरख्वास्त की थी कि सी किंग के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई में किसी दूसरी एजेंसी की बजाय सिर्फ बहरिया की गन बोट्स इस्तेमाल की जाएँ। IG को जाहिद खान के नाम के सिलसिले में कबल अज़ वक़्त कुछ नहीं बताया गया था। हालांकि मुखबरी करने वाली औरत ने एसपी रहमान को एक एक बात बहुत तफसील से बता दी थी।